हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर 2021 का है। और इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो की आज के पहले प्रश्न से। और आज के लिए जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों कथन ए है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। और कथन बी है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। और कथन सी है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी ये सभी गलत हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परतों की पहचान करें। फर्स्ट है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और कथन बी है, इस परत में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यमंडल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34, आतपन का संबंध है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूर्य ऊर्जा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। और प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए प्रश्न के आकार को थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 35 है, उचित विकल्प के साथ मिलान कीजिए। तो दोस्तों पहला है शंकुधारी वन। तो दोस्तों शंकुधारी वन कौन से होते हैं? शंकुधारी वन नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। और बी है, और बी का जो दोस्तों सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा बी के लिए। भूमध्य सागरीय वन, पश्चिम एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। और अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, अगर हम सी की बात कर रहे हैं तो सी के लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला, सही हो जाएगा दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। और अगर हम बात करें डी के लिए तो शीतोष्ण सदाबहार वन, इसके लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, महाद्वीपों की पूर्वी किनारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट है, ए है, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। और कथन बी है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अवलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और कथन बी है, डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में
अवस्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और सी है डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो दोस्तों ये तीनों ही बातें क्या है, सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए और बी तीनों सही। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों कथन ए है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, और कथन बी है समय और प्रौद्योगिकी दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गलत और परंतु बी सही। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41, प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर, प्रश्न नंबर 41 है प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। तो दोस्तों पहला है विकास का प्रयोग, तो इसका स्पष्ट हो जाएगा विकास का प्रयोग वास्तविक और संभाव्य है। और अगर हम बात करें उद्गम, तो उद्गम के आधार पर जैव और अजैव। और अगर हम बात करें वितरण, और वितरण के आधार पर क्या सर्वव्यापक और स्थानिक। और अगर हम बात करें भंडार, तो भंडार क्या नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42, कथन ए लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। और कथन बी है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही, किंतु ए का कारण बी नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43, पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फर्स्ट है वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, और बी है ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो पुरास्थल होते हैं वो केवल क्या है, पुरास्थल की जो वस्तु होती है वो केवल जमीन के ऊपर, तो ये गलत हो जाएगा। और सी है ये केवल जमीन के अंदर ही पाई जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी है ये समुद्र और नदी के स्थल में कभी नहीं पाए जाते। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और डी वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा, केवल ए सत्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहर और पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र। और सी है लोहे से बनी तकलियां, और डी है सोने से बने बर्तन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, केवल ए तथा डी सही। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकाल के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा।
तो दोस्तों हड्डियों की संरचना, और बी है कंकाल के साथ मिले आभूषण, और अगर हम बात करें सी की कंकालों और आकार, और डी है कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल ए सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 46, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये चारों ही क्या है, सही क्रम में है, ए बी सी और डी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही क्या है, सही क्रम में दर्शाए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, हाल के काल से शुरू करके आरोह क्रम उल्टा में निम्नलिखित को सजाए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, और बी है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, और सी है अरिकामेंडू पतन में बसना, और डी है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डी ए बी। तो पहला सी हो जाएगा, फर्स्ट पे सी और सेकंड पे डी, और अगर हम बात करें थर्ड पे ए हो जाएगा, और फोर्थ नंबर पे 4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, कथन ए, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। और कथन बी है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों के समय त्वारीख के लेखों ने जन्म सिद्धि अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। और कथन बी है, उनके विचार से सारे लोग सहमत होते थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उनके विचार से सारे लोग सहमत होते थे, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही किंतु बी गलत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, कथन ए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और कथन बी है, त्वारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा और फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए गलत और किंतु बी सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, कथन ए, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। और कथन बी है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतदाता
पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एवं बी दोनों सही, ए का कारण बी सत्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। कथन ए, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। और कथन बी है, जनजातीय समाज कहीं असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गलत किंतु बी सत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। बहादुर शाह जफर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्य में एक संघ बनाने का आह्वान किया। और कथन बी है, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही, ए ने बी को संतुष्ट किया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हमें क्या पूछा था, गलत पूछा था, तो चौथा क्या है, गलत है और इसलिए गलत ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित कथन पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट है, इसे समाचार माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। और कथन बी है, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। और सी है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। केवल ए और सी सही हो जाएगा, तो बी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों कौन सा जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो फर्स्ट है, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये क्या जेंडर स्टीरियोटाइप वाला उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। तो दोस्तों यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और बी है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, तो दोस्तों जब हम सूर्य से दूर जाते हैं सौर मंडल में तो क्या होता है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही बात है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती है, तो गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है ग्रहों का आकार क्रमशः घटता है, तो ऐसा नहीं है कि ग्रहों का आकार घट रहा है। बृहस्पति आपका जो सबसे बड़ा है वो तो सूर्य से कौन से नंबर पर आता है? अगर हम बात करें सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में, अगर हम ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले बुध आता है, बुध के बाद दोस्तों शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति। तो बृहस्पति का कौन सा नंबर आ रहा है? पाँचवां नंबर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सूर्य से बढ़ते हुई दूरी के क्रम में क्या है, ग्रहों का आकार घटता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, और ऑप्शन 4 को देख लेते हैं। सूर्य के बढ़ते नज़दीक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, और सूर्य से बहुत दूर के ग्रह चट्टानों को। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया, जो सूर्य के आंतरिक ग्रह है वो चट्टानी ग्रह हैं, और जो सूर्य से बाह्य ग्रह हैं वो गैसीय ग्रह हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? ऑप्शन फर्स्ट है प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, और बी है प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखा एक दूसरे से मिल जाती, और सी है किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता, और ये बात सही है। और डी है किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी सही हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है? तो दोस्तों पुलिस थाने के पदनाम क्या होता है? प्रभारी का पदनाम होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, तो ये गलत है। और सेकंड है महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। भारतीय संविधान का व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो दोस्तों किसे माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिवासी एवं दलित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, और यही प्रश्न दोस्तों यूटेट 2022 में भी पूछा गया था। उत्तराखंड जो टेट है उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। ऐसी राजनीति व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हो उसे डैश डैश कहा जा सकता है? तो दोस्तों ऐसे राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जहाँ पे एक से ज़्यादा सरकारें होती है तो संघवाद कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है?
कथन स्पष्ट है, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन बी है, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, ये भी सही बात है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। स्पष्ट है, कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, और सेकंड हो जाएगा इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, और तीसरा है उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, और फोर्थ है कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो दोस्तों इतिहास शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके विकल्पों को पढ़ेंगे। प्रश्न है दोस्तों, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है, कथन फर्स्ट है, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, सही बात है। और अगला देख लेते हैं, बी विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, और सी देख लेते हैं, सनसनीखेज खबर मुहैया करवाकर विषय के प्रति जागरूक पैदा करना, और डी है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए, बी और डी सही उत्तर हो जाएगा, बस इनमें से सी गलत है और बाकी ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, और बी हो जाएगा सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ता को संवेदनशील बनाना, और सी है संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, और डी है यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरह ले जाता है। तो दोस्तों इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए, बी और सी सही और डी वाला गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि स्पष्ट है विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। तो बिल्कुल सही बात है, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, तो ये गलत हो जाएगा। और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, तो दोस्तों ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी सही और बी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, सामाजिक विज्ञान में आंकलन को बल देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं।
और बी है अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। और सी है तीसरा है अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना। और डी हो जाएगा या चौथा हो जाएगा अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 हो जाएगा। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। तो दोस्तों C.L. वेली द्वारा लिखित एन इलेक्ट्रेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना। और सेकंड हो जाएगा रास सुंदरी देवी कृत हमारा जीवन। और तीसरा हो जाएगा रुकिया सखावत हुसैन कृत सुल्तान का स्वप्न। और चौथा हो जाएगा इस्तानार कृत मैनी मेकलई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरी देवी कृत अमर जीवन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिक्षेप्य का विकास करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है संसाधन और संरक्षण। और सेकंड है बी है विकास और विस्थापन। और सी है विविधता में एकता से जुड़े चुनौतियां। और डी है मानव विकास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी और डी सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है चर्चाओं को न्यूनतम रखना। और सेकंड है पाठ्य पुस्तक में पठन पर केंद्रित करना। और थर्ड है व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। और डी हो जाएगा या चौथा हो जाएगा चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे उसके बाद ऑप्शन को चेक कर लेंगे क्योंकि प्रश्न थोड़ा बड़ा है। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। और बी है प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार। और सी है ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी सही। ए और बी सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में। ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया है। और बी है संस्थाओं पर प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे वे उसी स्तर क्रियान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। और सी वाला है लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ए और सी सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाई के प्रति भेदभाव किया? तो इस प्रश्न से शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्री विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, और सेकंड है एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, और थर्ड है विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को देखना, और फोर्थ है मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर और दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम ना रखना, महारी चौका का है यो कहना। तो दोस्तों पूछा गया है कि शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, और ऑप्शन सेकंड है मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उसे निर्धारित करती है, और ऑप्शन 3 है मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, और ऑप्शन 4 है फोर्थ है मानवीय शुद्धता को ईश्वरीय कृपा की से पाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, और बी है अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना, और सी है भारत के अतीत और सामूहिक विकास का अध्ययन करना। तो हमें क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही क्या है? सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे फिर उसके ऑप्शन को चेक कर लेंगे। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात और मौसम परिवर्तन और वर्षा का विवरण। सही विकल्प का क्या करना? हमें चयन करना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी सही हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहो बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पुस्तक के किस अध्याय के साथ उसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन और हमारे पृथ्वी के अंदर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसके लिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, बी और डी। ऊर्जा वाला गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी?
तो दोस्तों हमें चयन करना है। फर्स्ट है विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, और सेकंड है क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बनाना, और थर्ड हो जाएगा विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, और फोर्थ हो जाएगा वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री तैयार करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर हो जाएगा मछली पकड़ने का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न है 89, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विधि उचित प्रतीक है। तो दोस्तों फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट है यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, और सेकंड है यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, और तीसरा है यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, और फोर्थ है यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकार करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न होगा। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों हमें गलत प्रश्न ऑप्शन की पहचान करनी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले मतदान कर सकता था, तो सही बात है। और सेकंड है स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन तीसरा है, थर्ड है भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और फोर्थ है भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ। तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि जो पहला चुनाव हुआ वो 1951 से 1952 में हुआ था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।